समस्या कब आई? समस्या तब आई जब हमारा निर्देश बिंदु जो है वह भी क्या करने लग गया, गति करने लग गया, दौड़ने लग गया आपके साथ। सर आज हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 सरल रेखा में गति के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद के वीडियोस में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग। ठीक है, तो आपेक्षिक शब्द का अर्थ हमेशा तुलना में लिया जाएगा। क्या करना है? तुलना करना है, किसी के तुलना में वेग। जब हम गति की बात करते हैं, हमने कहा कि गति या विराम हमेशा किसके सापेक्ष देखे जाएंगे? किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष देखे जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम जो भी वेग कह रहे हैं, जो भी स्थितियां कह रहे हैं, सभी क्या हैं? तुलना में दी जा रही हैं। किसकी तुलना में दी जा रही हैं? एक निर्देश बिंदु की तुलना में दी जा रही हैं। अगर हम कह रहे थे कि वस्तु का स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो आप कह रहे थे x1 अगर आरंभिक स्थिति है, x2 यदि अंतिम स्थिति है, तो स्थिति का अंतर होगा डेल्टा x, यानी कि गति हमेशा किसके सापेक्ष दिखाई जा रही है? x1 और x2 किसके सापेक्ष परिभाषित किए गए हैं? इस मूल बिंदु के सापेक्ष। ये स्थिति x1 हो, ये स्थिति x2 हो, तो आपके पास अंतर x2 माइनस x1 यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो x1 और x2 जो स्थितियां हैं वो किसके सापेक्ष दी जा रही हैं? हमेशा किसी मूल बिंदु के सापेक्ष दी जा रही है। अगर हम कहें कि इस वस्तु का वेग बताइए तो आप बोलेंगे वेग के लिए तो हमें समय अंतराल भी चाहिए। तो भाई समय अंतराल मान लीजिए t2 और t1 के बीच क्या था, तो हमने समय अंतराल निकाल दिया डेल्टा t। अब ये जो राशि है ये हमने कैसे परिभाषित की थी बच्चों? ये राशि हमने कही थी कि भाई ये तो औसत वेग है। अब समझिए, जब स्थितियां निर्देश बिंदु के सापेक्ष दी गई थी तो वेग भी किसके सापेक्ष दिया गया था? निर्देश बिंदु के सापेक्ष। यहां पर अगर हम कहें कि वस्तु A हो तो ये VA जो औसत वेग है A वस्तु का, वह किसके सापेक्ष बताया जा रहा है? निर्देश बिंदु के सापेक्ष। लेकिन हमें कोई समस्या तब तक नहीं थी जब तक हमारा निर्देश बिंदु कैसा था? स्थिर था। वो खुद कैसा था? हम स्थिर लेके चल रहे थे। हमारे पृथ्वी को हम कैसा मानते हैं? स्थिर मानते हैं, क्योंकि हमारे सामान्य अनुभव में हम पृथ्वी को चलता हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो हमारा स्थिर निर्देश बिंदु है उसके सापेक्ष हमारा वेग भी है, कोई समस्या नहीं थी। हम दौड़ते थे और दौड़कर जाकर के देखते थे तो जितना हमारा वेग होता था, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते 10 सेकंड बाद देखते थे तो हमें 100 मीटर दूर नजर आते थे हम निर्देश बिंदु से। कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब आई? समस्या तब आई जब हमारा निर्देश बिंदु जो है वह भी क्या करने लग गया? गति करने लग गया, दौड़ने लग गया आपके साथ। सही है। जब आप समस्या को देखें तो कैसे देख सकते हैं? ट्रेन में बैठे हुए जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि हम तो स्थिर हैं, हम तो चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखो पेड़ कैसे दौड़ता हुआ जा रहा है। तो ये हमारा जो अनुभव है कि पेड़ तो स्थिर होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि पेड़ क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, और बहुत तेज वेग से दौड़ रहा है और पीछे की ओर दौड़ रहा है। हमें अनुभव होता है कि जो वस्तु स्थिर है वह तो दौड़ रही है और हम जो चल रहे हैं वो कैसे हैं? स्थिर हैं। यहाँ पर आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट सामने लाने की जरूरत पड़ जाती है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ये आरंभिक रेखा है रेस की। कुछ 3 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, यहाँ पर पहुँचना है। अगर ये बच्चा अकेला दौड़े तो हम कहेंगे कि VR, मान लीजिए रवि उसका नाम हो, VR किसके सापेक्ष देखेंगे? इस आरंभिक बिंदु के सापेक्ष। ये जब दौड़ रहा होगा तो इसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कोई और नहीं है, ये अपने आप ही अकेला विनर होगा क्योंकि अकेला ही दौड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए ये 3 बराबर के टक्कर वाले धावक हैं, एक साथ एक जितना तेज दौड़ते हैं, तो जब ये VR रवि दौड़ रहा होगा, ये किशन दौड़ रहा होगा, ठीक है, ये अनिल दौड़ रहा होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब कौन जीतेगा? पहले तो अकेला था, कोई समस्या नहीं थी, फर्स्ट उसी को आना था। लेकिन जब अब तीनों ही दौड़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा रवि अनिल के सापेक्ष कैसे दौड़ रहा है, रवि किशन के सापेक्ष कैसे दौड़ रहा है, किशन अनिल के सापेक्ष कैसे दौड़ रहा है। एक दूसरे के सापेक्ष जब हम इनको देखेंगे तो जो सबसे तेज वेग से दौड़ रहा होगा वो ही विजेता होगा। अगर रवि यहाँ पर पलट कर देखे तो किशन से उसकी दूरी कैसी है? बहुत पीछे थोड़ा सा वो चल रहा है। लेकिन अगर वह अनिल से देखता है तो वो दोनों कैसे हैं? उनको लगता है कि वो बिल्कुल ही
साथ साथ जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर, वैसे ही वो एक दूसरे को बाद में भी देख पाते हैं। तो हमें लगता है कि रवि का जो वेग है वह कैसा है, अनिल के बराबर है, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम अनिल को निर्देश बिंदु मान के रवि को देखते हैं, जब अनिल अपनी तुलना में रवि को देखता है तो उसे वैसा ही अनुभव होता है जैसा यहाँ था। ऐसा लगता है वो कहीं गया ही नहीं, दौड़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन अनिल का अनुभव कैसा है कि रवि अभी भी वही है जहां पर उसने उसको पहले देखा था। रवि का अनुभव कैसा है कि अनिल अभी भी वही है जहां पर उसने उसको देखा था। और अगर किशन की तुलना देख करें तो किशन कैसा है, किशन भी दौड़ रहा है, इसीलिए किशन उतना पीछे नहीं रहा जितना कि स्टार्टिंग लाइन रह गई रेस की, लेकिन फिर भी वह कुछ पीछे है। इसका मतलब हमें लगता है कि जो रवि है वह किशन की तुलना में थोड़ा तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो समस्या हमें कहाँ पर आई, जब हमारे अनुभव हमारे निर्देश बिंदु के गतिमान होने के साथ में बदल गए। हमें ऐसा लगने लगा कि या तो हम जितनी तेज हम भाग रहे हैं उतना दूर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि चोर अंधेरी रात में चोरी करके निकला, ठीक है, उसने देखा कोई नहीं है, वो थोड़ी दूर तक दौड़ा और फिर उसके बाद वो पैदल पैदल चल के अपने घर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर चोर पकड़ा गया और पीछे से आ गई पुलिस की गाड़ी, तो चोर क्या करेगा, दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते पीछे देखेगा पुलिस कहाँ पे पहुंची। वो दौड़ते दौड़ते 10 किलोमीटर भाग लेगा, लेकिन फिर भी वो देखे पुलिस तो यहीं उसके चोर के पीछे पीछे यहीं पर दौड़ रही है। वो इतना दौड़ चुका है लेकिन पुलिस अभी भी उससे इतना पास है। क्यों? क्योंकि पुलिस भी चोर के पीछे पीछे दौड़ रही है। और यहाँ पर हमारा निर्देश बिंदु कौन बन गया है, पुलिस बन गई है। तो जब हमारा निर्देश बिंदु चलना शुरू हो जाता है तो हमारे गति के अनुभव बदल जाते हैं। इतनी भी तेजी से दौड़ रहा हो लेकिन फिर भी पुलिस से उसका दूरी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि पुलिस भी साथ साथ उसी दिशा में दौड़ रही है। ऐसे ही जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें पेड़ पौधे पर्वत ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है, जबकि हम दौड़ रहे होते हैं। तो आपेक्षिक वेग हमेशा वेग आपेक्षिक ही होता है, लेकिन जब हमारा निर्देश बिंदु चलने लगे तो हमें आपेक्षिक वेग को गणितीय रूप में पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, आपेक्षिक वेग। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। इसमें हमारे पास ए और बी दो लड़के मान सकते हैं, लड़कियां मान सकते हैं, वस्तुएं मान सकते हैं। इनकी t बराबर 0 सेकेंड पर स्थितियां हैं, xa0 xb0। क्यों लिखा है हमने ब्रैकेट में 0? क्योंकि यह समय है और स्थिति समय का फलन होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा t सेकेंड समय के ऊपर जब हम देखेंगे 0 सेकेंड समय पर तो इतनी स्थितियां थी, t सेकेंड समय पर xat और xbt हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। हम कहते हैं कि जो a का वेग है वह कितना है, va वेग से a तथा vb वेग से b गति कर रहा हो। ये दोनों की गतियां हैं, बताया गया है। द्वितीय समीकरण से हम लिख सकते हैं कि जो xb की t समय पर स्थिति हो, 0 सेकेंड पर जो स्थिति थी, प्लस इस वेग के कारण जो t समय तक वो चला, वह जोड़ देंगे हम पुरानी स्थिति में, नई स्थिति मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रही है, b की नई स्थिति। फिर बच्चों हम a की नई स्थिति निकालेंगे। a की पुरानी स्थिति में जितना भी वो वेग से चल रहा है, t समय तक चला, उस समय को मल्टीप्लाई वेग से करके हम नई स्थिति निकाल देंगे, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि b का विस्थापन निकालें, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, हम आपेक्षिक वेग निकालना चाहते हैं ना, तो विस्थापन से कहीं ना कहीं तो वेग जुड़ा ही होता है। b का विस्थापन हम a के सापेक्ष निकालें तो क्या करेंगे, 1 में से 2 घटा देंगे। जब आप 1 में से 2 घटाएंगे समीकरण तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, xb t समय पर जो थी माइनस xa जो t समय पर था, a के सापेक्ष b की स्थिति। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पद मिलेगा xb0 माइनस xa 0 सेकेंड पर, और एक पद इससे मिलेगा आपको घटाने पर, प्लस vb माइनस va। एक पद यहाँ से मिलेगा vb माइनस va और t दोनों में कॉमन है, हम इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। अगर हम ये कहें कि दोनों की ही स्थिति शुरुआत में कैसी थी, एक ही जगह पर थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये यदि xb0
और XA0 दोनों बराबर हो शुरुआत में, मान लीजिए दोनों ही निर्देश बिंदु से ही दौड़े हों, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपको मिलेगा कि XBT माइनस XAT, यानी t समय पर a के सापेक्ष b की स्थिति कितनी होगी, VB माइनस VA गुणा t, यानी कि a के सापेक्ष b की स्थिति निकालने के लिए आपको जो वेग मिल रहा है वह भी b का किसके सापेक्ष मिल रहा है, a के सापेक्ष, और इसको हम कैसे लिखते हैं, VBA गुणा t। XBT माइनस XAT कितना हो गया, a के सापेक्ष b के वेग को आप जब समय से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा। हमें मिलता है कि जब आप स्थिति परिवर्तन निकालेंगे b का a के सापेक्ष तो आपको वेग मिलेगा b का a के सापेक्ष, और अगर हम कह रहे हैं a का b के सापेक्ष वेग निकालें तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा इसका उल्टा, क्या, VA माइनस VB, क्या बन जाएगा ये, VAB, और VBA हमें क्या मिला, VB माइनस VA हमें क्या मिला, VBA। ध्यान दीजिए इसे पढ़ते कैसे हैं, वेग A का B के सापेक्ष, वेग B का A के सापेक्ष। अगर हमें रेलगाड़ी का किसी दूसरी रेलगाड़ी के सापेक्ष वेग चाहिए तो हम जिस रेलगाड़ी का चाहिए ना वेग और जिसके सापेक्ष चाहिए उस सापेक्ष वाली का वेग हमेशा घटा दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, देखिए अगर A भी दौड़ रहा है और B भी दौड़ रहा है, आप चाहते हैं A, हम तो किसको जानते हैं, हम उन निर्देश बिंदुओं को जानते हैं जो स्थिर रहते हैं, तो A को स्थिर कैसे माना जाए, अगर हमारे पास ये पड़ा हुआ है इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इसे रब कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, उसका प्रभाव जीरो कर दूंगी, और उसका प्रभाव जीरो करने के लिए मैथमेटिक्स में अगर आपको ये VA वेग को बताना है कि भाई जीरो हो जाए कैसे ना कैसे, VA क्या हो, खत्म हो जाए, तो क्या करो, VA को किस में से घटा दो, B में से। जैसे ही आपने VA का वेग घटाया वैसे ही गणितीय रूप से A कैसा हो गया, स्थिर हो गया, ठीक है। इसीलिए जब भी हम सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा हम जिसके सापेक्ष निकालना चाहते हैं उसके वेग को घटा देंगे, ठीक है। और इस देखिए पहली कंडीशन हो सकती है कि VA और VB दोनों ही कैसे हो, एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में हो तो आप दोनों को धनात्मक ले पाएंगे, और दोनों को धनात्मक ले पाएंगे तो VAB कैसे लिखा जाएगा, VA माइनस VB के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आपेक्षिक वेग है वो दोनों के वेगों से कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो आपका VAB है वह VA से भी कम होगा और वह VB से भी कम होगा, ठीक है। अगर दूसरी स्थिति लें जिसमें VA व VB कैसे हो, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक है। यहाँ पर आपको VAB कैसे लिखना पड़ेगा, मान लीजिए VA धनात्मक हो VB ऋणात्मक हो तो भी सूत्र के हिसाब से VA माइनस VB होगा, और VB तो ऑलरेडी माइनस है इसीलिए एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, VA प्लस VB, ठीक है। यहाँ पर आपको जो VAB वेग मिलेगा वह कैसा मिलेगा, वह VA से भी बड़ा होगा और वह VB से भी बड़ा होगा। हम अपना एग्जाम्पल 3.9 देख लेते हैं, और 3.9 में बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग ये बनाया गया है प्रश्न, दो समांतर रेल पटरियां उत्तर और दक्षिण दिशा में चल रही हैं, ठीक है। एक अगर उत्तर लेंगे तो दूसरी को हम दक्षिण लेंगे। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि ये बात कर रहे हैं एक ही, और दूसरी रेलगाड़ी B दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो अगर हम देखिए इस प्रकार से दिखाएं, ट्रेन A जा रही है तो ट्रेन A उत्तर दिशा में जा रही है, इसका हम वेग मान लेते हैं VA। ये जो वेग दिए जाते हैं यहाँ पे कहा गया है ना कि दिशा में इतने वेग से चल रही हैं, इसका मतलब हमेशा हमें निर्देश बिंदु क्या लेना है, पृथ्वी, पृथ्वी के सापेक्ष ये इतने वेग से चलती है। अगर पृथ्वी पर हम एक डॉट लगाएं तो 1 घंटे बाद ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कहाँ पहुँच चुकी होगी, 54 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी होगी। इस प्रकार से जो भी यहाँ पर वेग दिए जाएंगे वो हमेशा किसके सापेक्ष हम मानेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष मानेंगे। तो VA का मान कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी B दक्षिण दिशा में चल रही है तो दक्षिण दिशा में इस प्रकार से चलेगी और उसका मान दिया गया है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो गया।
अब हमें जो भी करना है थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि जब भी हमें मान किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए होंगे तो उन्हें मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को आप कैसे लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड में। किलो मतलब 10 की घात 3, यानी कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 10 की घात 3 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड, इतने सेकंड होते हैं। 10 की घात 3 बटे 3600 सेकंड, यहाँ मीटर यहाँ सेकंड। जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना होगा हम इस फैक्टर से बदलेंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है तो इसको क्या करें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप अगर इसको देखेंगे तो ये 10 बटे 36 बचेगा, पावर 2 इधर डबल जीरो से कट गया। और अगर आप इसको और सॉल्व कर लें तो ये 2 की टेबल में 5 और 18 बाद आते हैं। इसलिए जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना होगा हम इस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। मेरी नए बच्चों से गुजारिश है कि इसको कहीं पर सॉल्व करके रख लें और लिख लें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चेंज किया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम उसकी जगह, 5 बटे 18 मीटर बटे सेकेंड। सही है, यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो अगर हम अपने प्रश्न का सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो कहेंगे हमें ये दिया गया है। ठीक है, ध्यान दें सभी बच्चे, क्योंकि उत्तर दिशा हम ले रहे हैं, सरल रेखा में गति है। उत्तर अगर प्लस y दिशा में है तो आप इसको प्लस से दिखाएंगे, और दक्षिण यदि आप माइनस y दिशा में बता रहे हैं तो VB को आप कहेंगे -90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम VA को मीटर बटे सेकंड में बदलना चाहेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह क्या लिखेंगे, 5 बटे 18 मीटर बटा सेकेंड। 18 की टेबल में 54 आपको मिलेगा 3 बार, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3 × 5 बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। VB का मान जो है वह है -90 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह हम लिखेंगे 5 बटे 18 मीटर बटे सेकेंड। सिर्फ यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमने कर रहे हैं ऐसा। आप देख रहे हैं 5 बार आएगा, -25 मीटर प्रति सेकेंड आपको VB का वेग मिल जाएगा, VB का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं, एक तो A की VA की मीटर बटे सेकेंड में, एक VB की मीटर बटे सेकेंड में। उत्तर दिशा में प्लस दिशा बताई है, दक्षिण दिशा में माइनस दिशा बताई है। अब जरा प्रश्न पे वापस आते हैं। प्रश्न कहता है A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग निकालिए। सापेक्ष किसका निकालना है, A के, किसका निकालना है, B का। तो पहला बात हमें कह रहा है VBA निकालिए, B का A के सापेक्ष, A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग निकालिए। तो कितना होता है, जो पहले उसे पहले लिखें, जो बाद में उसे बाद में लिखें, या हमेशा ध्यान रखें जिसके सापेक्ष निकालना है उसका वेग घटाना है, क्योंकि उसके वेग का प्रभाव हमें निरस्त करना है। ठीक है ना। तो VB कितना है, -25, और A कितना है, पॉजिटिव है इसलिए माइनस यहाँ पर बीच का लग रहा है, यहाँ माइनस रखना है। BA पॉजिटिव कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -40 मीटर प्रति सेकेंड। यानी एक दूसरे की तुलना में B जो है A की तुलना में कितनी तेजी से जा रहा है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ आप ध्यान देंगे VB का वेग सिर्फ 25 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन चूंकि विपरीत दिशा में A 15 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है, इसलिए इन दोनों का सेपरेशन 40 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हो रहा है, और यही आपेक्षिक वेग का प्रभाव है। ठीक है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। अब ध्यान दीजिए, जैसा जैसा प्रश्न ने बोला है हमें वैसा वैसा ही लिखना है। प्रश्न बोल रहा है B के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। अगर हम पृथ्वी को अर्थ लिखें और इसके लिए लिखें B के सापेक्ष वेग, तो आप देख सकते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, VE माइनस VB। पृथ्वी को तो हम स्थिर मानते हैं, हमारा अनुभव कहता है पृथ्वी नहीं चलती है, तो ये हो गया 0 और माइनस लगेगा। यहाँ पर आप देखिए VB का वेग कितना है, -25 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए ये माइनस सूत्र का है और ये माइनस VB की दिशा बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे इसको। कितना हो जाएगा, +25 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि पृथ्वी पर स्थित वस्तु, कोई इंसान खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, सभी आपको प्लस आया है ना वेग, तो पृथ्वी पर खड़ी हर वस्तु पृथ्वी आपको 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उत्तर दिशा में जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि B किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में। माइनस से आपको रिजल्ट क्या मिला, अपेक्षित वेग का पॉजिटिव, यानी पृथ्वी आपको उल्टी दिशा में, पेड़ आपको उल्टी दिशा में
उतनी ही वेग से दौड़ता हुआ नजर आएगा जितना कि बी खुद दौड़ रहा है। बी हमें प्रश्न में दिया गया है सी पार्ट में कि जो बंदर है वह ए के सापेक्ष, यानी जो मंकी है वह ए के सापेक्ष उसका वेग कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करें, बदल लें इसको पहले तो मीटर बटे सेकंड में। 5/18 मीटर बटे सेकंड कितना हो गया 5 मीटर बटे सेकंड। दूसरी चीज ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी ए के छत पर गति के विपरीत दिशा में, ए चल रही है उत्तर में तो ये चल रहा है दक्षिण में, ठीक है। फिर बोल रहे हैं दौड़ते हुए पूछा जा रहा है बंदर के वेग की वो गणना करनी है जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखी जा रही है। तो पृथ्वी पर खड़ा है व्यक्ति, तो पृथ्वी खुद के स्थिर है, व्यक्ति भी स्थिर है, इसीलिए हमें क्या निकालना है, मंकी का वेग निकालना है। क्या हमें ए पता है? जी हाँ, हमें वी ए पता। अब वी एम और वी एम ए में क्या संबंध है, आप वी एम ए को लिख सकते हैं वी एम माइनस वी ए। हमें क्या निकालना है, हमें तो वी एम निकालना है। तो वी एम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, वी एम यहीं छोड़ दें, एक उधर ले जाइए, वी एम ए प्लस वी ए। ध्यान दीजिए बंदर जो है उल्टी दिशा में जा रहा है इसलिए माइनस हमने लगा दिया है। वेग लिख देंगे 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किसका वेग है, बंदर का। किसके सापेक्ष, ट्रेन ए के सापेक्ष। इसका वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए जरा हमें यहाँ पर मान कितना मिल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। जो पृथ्वी पर व्यक्ति खड़ा है उसे बंदर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उत्तर दिशा में चलता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये था आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आपेक्षिक वेग को जब हम गणितीय प्रश्नों में हल करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।